दुनिया सुलग रही है और हर मुल्क अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है और इंसानियत डर के साए में है। शुरुआत करते हैं आज की शॉकिंग न्यूज़ के साथ में। रूस का परमाणु तूफान। पुतिन बोले पोसेडॉन जैसा हथियार दुनिया में किसी के पास भी नहीं। ईरान बेकसूर साबित। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। अमेरिका का 80 अरब डॉलर का दाव। ट्रंप की नीति के तहत देश भर में नए परमाणु संयंत्रों की तैयारी। पाकिस्तान की जंग की धमकी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले पाकिस्तान हुकूमत को मिटाकर गुफाओं में भेज देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को ऐलान किया कि रूस ने अपने पोसेडॉन न्यूक्लियर सक्षम अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है और इसे रूस के सामरिक हथियार कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी कामयाबी बताया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि अब तक रूस के रणनीतिक रक्षा इतिहास का सबसे उन्नत हथियार है। पुतिन ने कहा पहली बार हमने इसे न सिर्फ पनडुब्बी से लॉन्च इंजन के साथ छोड़ा है बल्कि इसके न्यूक्लियर पावर यूनिट को भी सक्रिय किया है जिसने निश्चित समय तक काम किया। ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पोसेडॉन की ताकत रूस की सबसे उन्नत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यानी सरमैट 7 से भी कई गुना ज्यादा है। इसकी शांति हमारी सबसे शक्तिशाली मिसाइल से भी अधिक है। इसकी शक्ति हमारी सबसे शक्तिशाली मिसाइल से भी अधिक है। पुतिन ने कहा यह रूस के लिए एक पूरी तरह नया रक्षा युग शुरू करने वाला हथियार है। पोसेडॉन ड्रोन को पहली बार 2018 में पेश किया गया था। ये एक ऐसा अंडर वाटर सिस्टम है जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन से हजारों किलोमीटर तक महानगरों को पार कर सकता है और एक विशाल परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखता है। रूसी रक्षा अधिकारियों का दावा है कि यह ड्रोन तटीय शहरों को तबाह करने वाले रेडियोधर्मी समुद्री लहरें यानी रेडियोएक्टिव टू सुनामी पैदा कर सकता है। हालांकि पश्चिमी देशों ने इसकी क्षमता को लेकर अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। पुतिन ने इसके लिए रूस के एक और रणनीतिक हथियार बुरेवेट्सेनिक के सफल परीक्षण का भी जिक्र किया है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है जो कथित तौर पर अनिश्चित दूरी तक उड़ान भर सकती है और किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रूसी अधिकारियों के अनुसार बुरेवेट्सेनिक ने हाल ही में 8,700 मील की सफल उड़ान का परीक्षण किया है जिसने पश्चिमी देशों में हलचल मचा दी है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के उन परमाणु परीक्षणों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से कहा पुतिन को मिसाइलें टेस्ट करने के बजाय यूक्रेन में युद्ध खत्म करना चाहिए। हमारे पास भी उनके तट के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं। हमें 8,000 मील तक जाने की जरूरत नहीं है। हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन को अब हथियारों की होड़ छोड़कर उस युद्ध को खत्म करना चाहिए जो एक हफ्ते में समाप्त हो जाना चाहिए था लेकिन अब अपने 4 साल में पहुंच गया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में अपने हमलों को तेज कर दिया है। मॉस्को का दावा है कि उसने सेना ने कई फ्रंट लाइन गांवों पर कब्जा कर लिया है और अब दोनेत्स्क क्षेत्र के पोक्रोव्स्क शहर के करीब पहुंच रही है। पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में दावा किया था कि रूसी सेना ने इस साल की शुरुआत से अब तक यूक्रेन के लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है लेकिन यूक्रेन ने इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया है। कुल मिलाकर रूस के लिए पोसेडॉन और बुरेवेट्सेनिक दोनों का सफल परीक्षण एक सैन्य शक्ति प्रदर्शन है जो यह दिखाता है कि क्रेमलिन अब भी परमाणु क्षमता के दम पर वैश्विक ताकतों को चुनौती देने के लिए तैयार है। जबकि दूसरी ओर अमेरिका रूस पर यह दबाव बना रहा है कि वह यूक्रेन में जंग खत्म करे और शांति वार्ता के मेज पर लौटे। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने बुधवार को न्यूयॉर्क में साफ लफ्जों में बोल दिया है कि ईरान परमाणु हथियार बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा है कि एजेंसी के रुख को लेकर जो गलत बयानबाजी और तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए बयान सामने आ रहे हैं
वह पूरी तरीके से बिल्कुल बेबुनियाद है। ग्रोसी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बोलते हुए कहा है, ईरानी ना तो अभी और ना ही पहले कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस पर बहुत स्पष्ट रहना चाहता हूं क्योंकि अक्सर हमें गलत तरीके से कोड दिया जाता है और लोग कहते हैं कि हमने वो बातें कही हैं जो हमने कभी कही नहीं। ग्रोसी, जो 2019 से IAEA के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि हाल के महीनों में ईरान और IAEA के बीच सहयोग राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से उतार चढ़ाव भरा रहा है। फिर भी ईरान ने ये स्पष्ट किया है कि वे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है, मैंने ईरानी अधिकारियों से बार बार बोल दिया है कि सहयोग घटाना सही रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे ये सकारात्मक बात लगती है कि उन्होंने साफ कहा है वे NPT से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। ग्रोसी ने बताया कि जून में ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध यानी 12 डे वॉर के दौरान सुरक्षा कारणों से IAEA ने ईरान में अपने निरीक्षण अस्थायी रूप से रोक दिए थे, लेकिन अब काहिरा में राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की मध्यस्थता में हुई सितंबर की एक डील के बाद परीक्षण फिर से शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा है, यह व्यवस्था परफेक्ट नहीं है लेकिन काम कर रही है। मैं ईरान के विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हूं। जब ग्रोसी से पूछा गया कि जून के संघर्ष के दौरान इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान की न्यूक्लियर स्थलों पर किए गए हमलों से कितना नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि 3 परमाणु केंद्रों को बहुत गहरी क्षति पहुंची है, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा है, इस पर कोई शक नहीं कि नुकसान काफी बड़ा हुआ है। ऐसे हमले IAEA के निरीक्षण कार्य को और मुश्किल बना रहे हैं। उन्होंने ईरानी मीडिया के उन आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि IAEA की रिपोर्ट ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने में भूमिका निभाई है। ग्रोसी ने कहा, यह कहना गलत है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को उस चीज के लिए दोषी ठहराया जाए जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी रिपोर्टें तकनीकी तथ्यों पर आधारित होती हैं, राजनीतिक फैसलों पर बिल्कुल भी नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रोसी ने यह भी पुष्टि की कि वे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उत्तराधिकारी बनने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं, जिनका कार्यकाल 2026 के अंत में समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा है, मेरा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र को अब बदलाव की जरूरत है। मैंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि IAEA में मैं वही कर रहा हूं, एक संस्था को संकटों के बीच नेतृत्व देना और फिर ठोस नतीजे देना। ग्रोसी ने यह भी जोड़ा कि वे अपनी उम्मीदवारी पर आगे की चर्चा सही समय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद की प्रक्रिया के अनुसार करेंगे। कुल मिलाकर राफेल ग्रोसी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देशों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार शंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन IAEA प्रमुख का ये स्पष्ट बयान न सिर्फ ईरान के रुख को मजबूत करता है बल्कि इस बात का भी संकेत देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर तकनीकी तथ्यों पर टिके रहना चाहती हैं। अमेरिका में आने वाले वर्षों में $80 अरब की लागत से कई नए न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु संयंत्र बनाए जाने की घोषणा हुई है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एनर्जी डोमिनेंस एजेंडा यानी एनर्जी डोमिनेंस एजेंडा का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। यह समझौता अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र में पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिकी सरकार के साथ 3 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। विस्कॉसिन हाउस इलेक्ट्रिक कैमियो और ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट समझौते के तहत अमेरिकी सरकार इन रिएक्टरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहयोग, परमिट प्रक्रिया में मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन देंगे। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब आर्टिफिशियल यानी AI आधारित डेटा सेंटर्स की तेजी से बढ़ती मांग के कारण अमेरिका में 2 दशक बाद पहली बार बिजली की खपत में उछाल देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पूरा प्रोजेक्ट अमेरिका के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को पुनः जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नए परमाणु संयंत्र बनाना बहुत मुश्किल रहा है क्योंकि लागत कई गुना बढ़ चुकी है और परियोजनाएं वर्षों तक लटकी रहती हैं।
एग्जाम्पल के लिए जॉर्जिया के वॉकटेल प्लांट की वो रिएक्टर इकाइयां 2023 और 24 में पूरी हुई, लेकिन वे 7 साल लेट रही और 35 अरब डॉलर में पूरी हुई, जबकि शुरुआती अनुमान सिर्फ 14 अरब डॉलर था। कंपनियों ने ये नहीं बताया कि सरकार की हिस्सेदारी अब कब से प्रभावी होगी, लेकिन समझौते के अनुसार अमेरिकी सरकार को इन संयंत्रों से होने वाले मुनाफे का 20% हिस्सा मिलेगा। जब तक कि निवेश राशि 17.5 अरब डॉलर से अधिक न हो जाए। हालांकि इस योजना की आलोचना भी हो रही है। परमाणु ऊर्जा के विरोधियों का कहना है कि अमेरिका में अब तक रेडियोधर्मी कचरे यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट के स्थायी निपटान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये अत्यंत खतरनाक कचरा आज भी अधिकांश परमाणु संयंत्रों में अस्थायी रूप से कूलिंग पोल्स यानी स्टील के कास्ट में रखा जाता है। इसके बावजूद अमेरिका में न्यूक्लियर ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, क्योंकि एआई आधारित डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार 24/7 पावर सप्लाई चाहिए और कोयला या गैस के बजाय परमाणु ऊर्जा को स्थायी और स्थिर स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सोमवार को ही नेक्स्ट ईरा एनर्जी और गूगल ने आयोवा में बंद पड़े एक पुराने परमाणु संयंत्र को फिर से शुरू करने का करार किया है। इसी तरह कॉन्स्टेलेशन एनर्जी और माइक्रोसॉफ्ट भी पेंसिल्वेनिया के 3 माइल आइसलैंड रिएक्टर को दोबारा सक्रिय करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स को बिजली मिल सके। समझौते की शर्तों में यह भी शामिल है कि यदि वेस्टिंग हाउस कंपनी की वैल्यूएशन 30 अरब डॉलर तक पहुंच जाती है, तो 2029 तक इसे अपने शेयरों की पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ करनी होगी, जिसमें अमेरिकी सरकार की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। ध्यान योग्य बात यह है कि ब्रॉकफील्ड और कैमिको ने 2023 में 7.9 अरब डॉलर में वेस्टिंग हाउस को खरीदा था, जिसमें कंपनी का कर्ज भी शामिल था। इससे पहले ब्रुकफील्ड ने इसे 2018 में तोशिबा कॉरपोरेशन से बैंक रप्टसी के बाद 4.6 अरब डॉलर में अधिकृत किया था। ये घोषणा के बाद कैमिको के शेयरों में 15% की छलांग दर्ज की गई थी, जिससे ये साफ हो गया है कि निवेशक अमेरिका के नए न्यूक्लियर एनर्जी वेव को लेकर बेहद उत्साहित हैं। ये पूरी डील ट्रंप के मई महीने के उस कार्यकारी आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर पावर क्षमता को 2030 तक 5 गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। आने वाले ये रिएक्टर वेस्टिंग हाउस की एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, जो अधिक सुरक्षित और ऊर्जा कुशल मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। बुधवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान सरकार को पूरी तरह मिटा देने की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच पहले से बड़ा तनाव और गहराता दिख रहा है। ये धमकी ऐसे समय पर आई है जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता इस्तांबुल में किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे बिना ही खत्म हो गई थी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान को अपनी पूरी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। देश तालिबान शासन को पूरी तरह मिटाकर उन्हें दोबारा कुवाओं में भेजने में सही पूरी तरीके से कैपेबल है। उनके इस बयान ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे कठोर चेतावनी मानी जा रही है। दरअसल तुर्की के इस्तांबुल में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता आयोजित हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बुधवार को बताया कि यह वार्ता किसी भी कारगर समाधान तक नहीं पहुंच सकी है। उन्होंने अफगान पक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने संवाद को असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश की और झूठे आरोपों का खेल खेला। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान प्रशासन पाकिस्तान के दुश्मन माने जाने वाले गुट तहरीक-ए-तालिबान यानी पाकिस्तान टीटीपी को अफगानिस्तान में पनाह दे रहा है, जहां से वे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका पाकिस्तानी तालिबान पर कोई नियंत्रण नहीं है।
वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफी तनावपूर्ण माहौल बन गया, जिसके बाद बैठक अचानक समाप्त कर दी गई। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर भड़की झड़पों में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी, जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद की सबसे भीषण हिंसा मानी जा रही थी। पाकिस्तान ने काबुल समेत कई स्थानों पर हवाई हमले किए, जिनका निशाना पाकिस्तानी तालिबान का नेतृत्व बताया गया। जवाब में अफगान तालिबान ने 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद से दोनों देशों की सीमाएं पूरी तरीके से बंद हो गईं। 19 अक्टूबर को कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्ध विराम यानी सीज फायर का समझौता हुआ था, लेकिन इस्तांबुल में हुई नई वार्ता के टूट जाने से फिर हालात बिगड़ गए हैं। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी थी कि अगर इस्तांबुल की वार्ता असफल रही तो इसका मतलब होगा खुली जंग, और अब उनके ताजा बयान ने उसी आशंका को और गहरा कर दिया है। रविवार को पाकिस्तानी सेना ने बताया कि युद्ध विराम के बावजूद सीमा पर ताजा मुठभेड़ों में 5 पाकिस्तानी सैनिक और 25 पाकिस्तानी तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। इससे यह साफ है कि जमीनी स्तर पर शांति की कोई वास्तविक स्थिति नहीं बन पाई है। एक्सपर्ट्स का मानना है और कहना भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये टकराव केवल सीमा विवाद या आतंकवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ती अविश्वास की दीवार इसका असली कारण बन चुकी है। पाकिस्तान मानता है कि तालिबान शासक उसकी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर रहा है, जबकि अफगान तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान अपनी असफल नीतियों का दोष दूसरों पर डाल रहा है। अगर ये टकराव जारी रहा तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है, क्योंकि सीमा पर सक्रिय उग्रवादी गुट इस तनाव का लाभ उठा सकते हैं।